Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to NG Khan Academy. In this lecture, we are going to talk about carbohydrates. इससे पहले हमने वाटर को डिटेल से डिस्कस किया और अब डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। कुछ चीज़ें जो आपने सीखनी है इंतहाई इम्पॉर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होगी इसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासेस कौन कौन सी हैं, इसके डिफरेंट एग्जांपल्स कौन से हैं, अल्फ़ा, बीटा, डेक्स्ट्रो, लैक्टो, ये सारी चीज़ें इनको एक एक करके इस एक ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे ताकि कोई पॉइंट्स ना रह जाए। गौर से देखिए ज़रा, कार्बोहाइड्रेट, पहले इस वर्ड को सीखें। द वर्ड कार्बो स्टैंड फॉर कार्बन and the word hydrate stand for water. So carbohydrates को जो सेकंड नेम हम देते हैं, they are also called hydrated carbon. इसको hydrated carbon भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये है कि why they are called hydrated carbon। तो देखें, जब आप कार्बन के साथ H2O लगा ले, CH2O, तो इससे बन जाता है जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। CH2O इज द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दैट इज वाई हमारे पास इसका जो सेकंड नेम है वो क्या है, दे आर कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बन। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अच्छा, अब आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। कार्बोहाइड्रेट को आप डिफाइन कैसे करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अब गौर करें ज़रा इस बात की तरफ। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी मैनी हाइड्रोक्सिल्स होंगे, अल्डिहाइड एंड कीटोन ये फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ज़रा आपको ये पता होना चाहिए कि ये अल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप कैसे होता है। देखिए, C डबल बॉन्ड O, इसको कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं। C डबल बॉन्ड O को क्या कहते हैं? कार्बोनाइल कार्बन। अब एक कार्बन चूँकि 4 बॉन्ड बनाता है तो इसके 2 बॉन्ड्स और बन सकते हैं। देखिए, अगर इस कार्बोनाइल कार्बन ने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया और यहाँ एक साइड पे अल्काइल ग्रुप आ गया, R ग्रुप, तो इसको अल्डिहाइड कहेंगे। कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरे पे R ग्रुप, तो ये अल्काइल, ये अल्डिहाइड होगा। अब C डबल बॉन्ड O अगर इसके दोनों साइड पे R ग्रुप आ जाए तो ये क्या होगा? कीटोन। क्लियर है कंसेप्ट। इधर एक इससे रिलेटेड चीज आपको बताऊं, अगर आपको ऐसे दिया गया हो C डबल बॉन्ड O OH R ग्रुप, तो ये फिर फैटी एसिड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप विद एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये फिर क्या है? ये फैटी एसिड होगा, तो इसको भी साथ में याद रखें। और अगर C डबल बॉन्ड O दोनों साइड पे हाइड्रोजन, तो ये फॉर्मल्डिहाइड है। अब गौर करें, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज फैटी एसिड, दिस इज कीटोन एंड दिस इज अल्डिहाइड। ये कार्बोनाइल कार्बन के ये 3 इंपॉर्टेंट 4 आपने डिफरेंट ऐसे सीखने हैं। क्लियर है ये कंसेप्ट? ये 2 एक्स्ट्रा करा दिए हैं आपको। अब दोबारा से आ जाएं अल्डिहाइड और कीटोन की तरफ। तो C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल कार्बन, एक साइड पे हाइड्रोजन दूसरे पे R, ये क्या बन जाता है? इसको कहते हैं अल्डिहाइड। और अगर दोनों साइड पे R तो इसको क्या कहते हैं? इसको कीटोन कहा जाता है। यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर हो गया है आपका। अब देखिए, मिनिमम अगर कोई मॉलिक्यूल आप कहें कि ये कार्बोहाइड्रेट है, तो आपने उसमें कौन सी चीज़ें ढूंढनी है? मिनिमम एलिजिबिलिटी इसकी क्या होगी? याद कर लें इस बात को कि किसी कार्बोहाइड्रेट में मिनिमम 3 कार्बन्स होने चाहिए। सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? ये 3 कार्बन्स होंगे। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग,
मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल, ये इसमें 2 हाइड्रोक्सल होने चाहिए ज़रूर। सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में 3 कार्बन और 2 हाइड्रोक्सल है, और इसमें एक फंक्शनल ग्रुप का होना इंतहाई ज़रूरी है, यानी या तो ये अल्डिहाइड होगा और या क्या होगा, कीटोन। इन दोनों में से किसी एक का होना ज़रूरी है। ये 3 बातें किसी मॉलिक्यूल में होगी तो वो कार्बोहाइड्रेट होगा, नहीं होंगी तो इसको आप कार्बोहाइड्रेट नहीं कह सकते। इधर एक MCQ की तरफ आपका ध्यान दिला रहा हूँ, उसको ज़रा आप गौर से देखें। MCQ आ सकता है इधर, वो MCQ यूज़ होता है सिंपलेस्ट का वर्ड लेके, सिंपलेस्ट। अब सिंपलेस्ट के वर्ड को लेके 3-4 MCQs आ सकते हैं। सिंपलेस्ट अल्डिहाइड अगर पूछा जाए, कार्बोहाइड्रेट का जिक्र ना हो, सिर्फ अल्डिहाइड पूछा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपने ढूंढना है फॉर्मल्डिहाइड। जो ऊपर स्ट्रक्चर रहा है ये वाला, सिंपलेस्ट अल्डिहाइड की एग्जांपल क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। एक ही MCQ हुआ। एक ऐसे आ सकता है कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विद अल्डिहाइड, गौर करें स्क्रीन की तरफ, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विद अल्डिहाइड, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है। और फिर एक ये आ सकता है कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विद कीटोन ग्रुप। देखें दोनों में फ़र्क है ना, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का फ़र्क है। अब इसके करेक्ट ऑप्शंस ढूंढने होंगे, MCQ में आ सकता है। इसका करेक्ट आंसर है ग्लाइसरल्डिहाइड। क्या है, ग्लाइसरल्डिहाइड। और इसका करेक्ट आंसर है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, DHA। ठीक है, DHA, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में आपको पॉइंट्स कराए हैं बेटा, ये सारे MCQs हैं, तो आपने इन सबको जहन में रखना है। सिंपलेस्ट अल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट की बात नहीं है तो फॉर्मल्डिहाइड, सिंपलेस्ट अल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट तो ग्लाइसरल्डिहाइड, सिंपलेस्ट कीटोनिक कार्बोहाइड्रेट तो फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये आपके पास इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब जाते हैं कुछ मज़ीद चीज़ों की तरफ। मोनोसेकेराइड को देखते हैं, फिर ओलिगोसेकेराइड को, फिर पॉलीसेकेराइड को। और मोनोसेकेराइड पढ़ते हुए हम कुछ चीज़ों को क्लियर करेंगे, यानी अल्फ़ा शुगर क्या होता है, बीटा शुगर क्या होता है, डी शुगर क्या होता है, एल शुगर क्या होता है, और इसके काजेज़, इसके बेसिक्स हमारे पास क्या है, इसको सीखना है। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहली क्लास मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है क्लास मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड ज़रा गौर से आपने देखना होगा, तवज्जो बहुत ज़रूरी है इसके लिए। मोनोसेकेराइड का वर्ड आप देखें तो इसमें द वर्ड मोनो स्टैंड फॉर वन, सिंगल, एंड द वर्ड सेकेराइड स्टैंड फॉर शुगर यूनिट। तो अब नाम से पता चल रहा है इसमें जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो कितने होंगे। दिस कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट एक ही यूनिट से बना होगा। अब ये डिफरेंट टाइप्स हैं इसके। ये 1 यूनिट वाला जो कार्बोहाइड्रेट है ना, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। वो कौन से हैं ज़रा आप गौर से देखें। दिस सिंगल यूनिट कंटेन 3 to 7 कार्बन एटम्स। एक सिंगल यूनिट में 3 to 7 कार्बन एटम्स होंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड तो उसमें 3 यूनिट्स हैं, और अगर पूछा जाए कम्प्लेक्स मोनोसेकेराइड तो उसमें 3 यूनिट्स नहीं, सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड में 3 कार्बन है और कम्प्लेक्स मोनोसेकेराइड में 7 कार्बन है। अब इसके डिफरेंट एग्जांपल्स आपने सीखने हैं, तवज्जो से देखिए मेरी तरफ। किसी में अगर 3 कार्बन है, जनरली ये होगा ट्रायोज। 4 कार्बन ये होगा हमारे पास टेट्रोज। 5 कार्बन ये होगा हमारे पास पेंटोज। 6 कार्बन ये होगा हमारे पास हेक्सोज। 7 कार्बन
ये होगा हमारे पास हेप्टोज। क्लियर है। इधर दरमियान में से एमसीक्यू ये देखें, 3 चीज़ें क्लियर करें। ट्रायोज सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड भी है और सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट भी है। हेप्टोज इसको आप कम्प्लेक्स मोनोसेकेराइड तो कह सकते हैं, बट इसको आप कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं कह सकते, ठीक है ना। मोनोसेकेराइड में कम्प्लेक्स है सबसे। और ये हेक्सोज वाला जो है, इसके लिए एमसीक्यू याद कर लें कि ये सबसे कॉमन मोनोसेकेराइड है। क्या है? सबसे कॉमन मोनोसेकेराइड है। यहाँ तक क्लियर हो गई ये बात। देखें, 3 कार्बन ट्रायोज, 4 कार्बन टेट्रोज, 5 कार्बन पेंटोज, 6 कार्बन हेक्सोज, 7 कार्बन हेप्टोज, इससे आगे नहीं। अब इसमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स, तो आपने भाई ऐसे करना है इस वक्त, ये काम आपका है कि फेडरल की बुक उठाएं और वहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल को आप याद कर लें। वहाँ पे लिखा होगा, देखिए, ट्रायोज की एग्जांपल ग्लाइसरल्डिहाइड, टेट्रोज की एग्जांपल एरेथ्रोज, पेंटोज की एग्जांपल राइबोज, हेक्सोज की एग्जांपल ग्लूकोज, हेप्टोज की एग्जांपल सोडोहेप्टोज। ये एल्डिहाइड फॉर्म्स है। फिर इस तरह कीटोनिक भी उसमें लिखे हुए हैं, कुछ यूजेस भी लिखे हुए हैं। तो उस टेबल को आप जब याद करें तो आपको एग्जांपल्स याद हो जाएंगे। तो अगर एमसीक्यूज एग्जांपल से भी आए तो आपको ये चीज़ क्या होगी, ये क्लियर होगी। अच्छा, अब मोनोसेकेराइड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, गौर करें, बिल्कुल एक सीक्वेंस से इसको देखते हैं। मोनोसेकेराइड ये टेस्ट के लिहाज से स्वीट इन टेस्ट होगा, स्वीट इन टेस्ट होगा, ठीक है। ये मोनोसेकेराइड सॉल्युबल इन वाटर होगा। ये मोनोसेकेराइड ये हमारे पास इसको आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, यानी कि मज़ीद सिंपल यूनिट्स में आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ वाटर। इसकी ब्रेकडाउन जो है ये नहीं होगी। क्लियर है ये कंसेप्ट? फर्दर यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं होगा और ये डिज़ोल्व हो जाएगा, सॉल्युबल इन वाटर है। अच्छा, जब आप किसी मोनोसेकेराइड को उठा के वाटर में डालेंगे, बिल्कुल गौर से देखें, मोनोसेकेराइड जब ड्राई फॉर्म में होगा, एमसीक्यू है, ये स्ट्रेट चेन होगा। मोनोसेकेराइड ड्राई फॉर्म में स्ट्रेट चेन होगा। इसी मोनोसेकेराइड को आप उठा के वाटर में डाल दें, इसी मोनोसेकेराइड को आप उठा के अगर वाटर में डालेंगे ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कौन से फॉर्म में? रिंग फॉर्म में। और ये चीज़ इंतहाई इम्पॉर्टेंट, आपने ये कंसेप्ट देखना है कि रिंग फॉर्म में जब भी ये कन्वर्ट होगा तो कार्बन नंबर 1 ये ऑक्सीजन दरमियान में आके बॉन्ड बनाएगा। ये कौन से कार्बन के साथ? तो मैं लिख लेता हूँ सेकंड लास्ट। इस पॉइंट को याद सीखें, एमसीक्यू आ सकता है। सेकंड लास्ट मीन्स कि अगर पेंटोज है तो कार्बन 4, अगर हेक्सोज है तो कार्बन 5। ये कार्बन ऑक्सीजन दरमियान में आ जाएगा, कार्बन 1 और सेकंड लास्ट कार्बन। ये डिसोल्यूशन के लिए स्पेशली ऐसे होता है। अब इस रिंग के बेस पे हमारे पास अल्फ़ा और बीटा कार्बन होंगे। ये अब एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। रिंग फॉर्म में अल्फ़ा और बीटा। अब इसमें बच्चे डिफरेंशिएट करें कि बाद में आपको कोई मसला ना आए। अल्फ़ा कार्बन कौन सा होगा? देखें, मैं अगर एक रिंग बनाऊँ ना, ये रिंग फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ये सपोज हेक्सोज की बात कर रहे हैं, ग्लूकोज का रिंग फॉर्म है। तो देखें, कार्बन 1 और कार्बन 5 इसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की पोजीशन डिसाइड करेगा कि ये अल्फ़ा है या बीटा है। तो बहुत आसान सी बात है, अगर हाइड्रोक्सिल डाउनवर्ड साइड पे हो, देखिए ये कार्बन 1 है ना, रिंग शेप किस चीज़ के बेस पे होगा? सीखें इस बात को। अल्फ़ा और बीटा किस बेस पे होगा?
रिंग शेप के कार्बन 1 के हाइड्रोक्सिल की पोजीशन पे, फिर से बता रहा हूं, अल्फा और बीटा कौन से बेस पे होगा, रिंग शेप में कार्बन 1 के हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल के पोजीशन पे। अब ये हाइड्रोक्सिल ये कौन से साइड पे है, डाउनवर्ड लगा हुआ है ना, तो इसको अल्फा कहते हैं। और इसी अगर आप इसको ऐसे रिंग बनाए ना, रिंग फॉर्म में, अगर ये हाइड्रोक्सिल ऊपर साइड पे लगा हुआ हो कार्बन 1 के, बहुत सिंपल है, इफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बन 1 इज ऑन डाउन साइड, लोअर साइड, ये अल्फा होगा, और अगर ये अपर साइड पे है तो ये फिर क्या होगा, इसको आपने फिर बीटा कहना है। तो अल्फा और बीटा शुगर्स में ये फ़र्क होगा, ये पेंटोज में भी हो सकता है, ये हेक्सोज में भी हो सकता है, ये हमारे पास डिफरेंट मोनोसैकेराइड में होगा। क्यों? क्योंकि जब मोनोसैकेराइड को आप वाटर में डालेंगे तो ये रिंग शेप बनेगा, और रिंग शेप का कार्बन 1 जो है उस पे फिर आपने उसके बेस पे डिसाइड करना है वेदर दिस इज़ अल्फा शुगर और दिस इज़ बीटा शुगर। ठीक है, ये तो डिफरेंट आइसोमर्स की बात है। अब ज़रा जो एनॉन्शोमर्स हैं, एल शुगर और डी शुगर, ज़रा उसको डिसाइड करते हैं। गौर करें, एल शुगर क्या होगा और डी शुगर। तो एल होगा हमारे पास लेफ्ट हैंडेड, एल क्या होगा, लेफ्ट हैंडेड। अच्छा, डी शुगर को फिर आप देखें तो ये क्या होता है, ये राइट हैंडेड होगा। क्या होगा, राइट हैंडेड होगा। अब इसकी डिसीजन कौन करेगा, जिस तरह अल्फा और बीटा पे आपने देखा कार्बन 1 डिसाइड करता है, इधर एल और डी को डिसाइड करेगा पेनल्टीमेट कार्बन। कौन डिसाइड करेगा, पेनल्टीमेट कार्बन डिसाइड करेगा। भाई पेनल्टीमेट कार्बन क्या होता है, ये होता है सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ द स्ट्रेट चेन। सेकंड लास्ट कार्बन ये पेनल्टीमेट कार्बन होता है। यहां तक समझ आ गई आपको? अब मेरी बात गौर से सुने, डी किसको कहेंगे, एल किसको कहेंगे। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। तो इसमें ये कार्बन 5 इस वक्त पेनल्टीमेट है। अगर हाइड्रोक्सिल इसके राइट साइड पे हो तो ये डी होगा, और अगर हाइड्रोक्सिल इसके लेफ्ट साइड पे हो तो ये क्या होगा, एल होगा। बस बहुत सिंपल सी बात है। अल्फा और बीटा में कार्बन 1 देखें और एल और डी में क्या देखें, पेनल्टीमेट कार्बन देखें, तब आपसे कोई गलती नहीं होगी। बाकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसकी थोड़ी सी एक दूसरे से क्या है, ये चेंज है। सॉल्युबिलिटी अगर आप देखते हैं, सॉल्युबिलिटी तो अल्फ़ा और बीटा में से आप देखें तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो है ये चेंज है। डिफरेंट वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी जो है डिफरेंट शुगर्स की होती है। लाइक हॉट वाटर में कौन सॉल्युबल है और फिर कोल्ड वाटर में कौन सॉल्युबल है। तो अगर आप फेडरल की बुक उठाएंगे ना, तो फेडरल की बुक में आपको ये पॉइंट मिलेगा कि जो हमारे पास डी और एल शुगर है उसकी सॉल्युबिलिटी ये एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, कैसे डिफरेंट है ये भी एमसीक्यू के लिए लिख लें। तो ये जब हम ये हॉट और कोल्ड वाटर की जो हमारे पास जो डिसोल्यूशन की या सॉल्युबिलिटी का जो कंसेप्ट है, ये पॉलीसेकेराइड में जब हम स्टार्च की तरफ जाएंगे तो वहाँ इसको डिस्कस करेंगे ब्रांच और अनब्रांच में। इधर आपने राइट और लेफ्ट हैंडेड को याद करना है। वो आपको पता चल गया पेनल्टीमेट कार्बन जो है सेकंड लास्ट, इसमें इसके ऊपर डिसाइड करना है कि इसका हाइड्रोक्सिल कहाँ है। अब एक और पॉइंट याद कर लें, ये राइट हैंडेड शुगर्स जो है डी शुगर, ये यूजेबल है या मैं कह देता हूँ डाइजेस्टिबल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ये क्या है, ये डाइजेस्टिबल है, यूजेबल है। क्यों? बिकॉज इसके जो एंजाइम्स हैं वो हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है किस चीज़ में, ह्यूमन बॉडी के अंदर, स्पेशली स्टमक के अंदर। अच्छा, आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है ये क्या होगा, लेबॉर्ट्री में जो शुगर सिंथेसाइज होता है ना वो एल शुगर होगा। क्या होगा, एल शुगर होगा। तो ये दो बातें भी आप क्लियर कर ले एमसीक्यूज़ के लिए कि आर्टिफिशियल शुगर ये एल होगा और नेचुरल शुगर जो बनता है वो क्या है, वो हमारे पास डी शुगर है। तो लेफ्ट हैंडेड शुगर्स जो है
इसको ह्यूमन बॉडी ये डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि लेफ़्ट हैंडेड शुगर्स के लिए हमारे पास कोई एंजाइम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसमें वही एंजाइम और सबस्ट्रेट वाली बात है। तो लेफ़्ट हैंडेड शुगर को, आर्टिफिशियल स्वीटनर को डिज़ोल्व करने के लिए हमारे पास एंजाइम का होना, सबस्ट्रेट का होना ज़रूरी है। फिर इसकी कुछ कन्वर्जन होती है, आइसोमराइजेशन होती है, उसके बेस पे ये डिसोल्यूशन होती है। अच्छा, अभी तक इस लेक्चर में आपने क्या पढ़ा? कार्बोहाइड्रेट्स जनरली, उसकी प्रॉपर्टीज़, फिर मोनोसेकेराइड के आपने डिफरेंट 3 to 7 कार्बन्स के नेम, फिर एग्जांपल्स उसके, और फिर अल्फ़ा बीटा में डिफरेंशिएशन, और लेक्टो और डेक्स्ट्रो इसमें डिफरेंशिएशन लेफ़्ट हैंडेड और राइट हैंडेड शुगर में जो डिफरेंशिएशन है उसको करना इंतहाई ज़रूरी है। अब ऐसे करेंगे कि ये जो यूनिट्स हमारे पास बने हैं, इन यूनिट्स को कंबाइन करके हम डाइसेकेराइड बनाएंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद पॉलीसेकेराइड बनाएंगे। सो लुक एट अ कंसेप्ट हाउ two monosaccharide combine and form oligosaccharide or disaccharide। ठीक है, अच्छा जी, ओलिगो और डाई का कंसेप्ट पहले आप क्लियर कर लें। अक्सर बच्चे सोचते हैं ओलिगोसैकेराइड के डाइसैकेराइड कंटेन 2 to 10 यूनिट्स, ऐसे नहीं है, गलती आपने नहीं करनी। और से देखें, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, ओलिगोसैकेराइड ये क्या होगा? सो द वर्ड ओलिगो स्टैंड फॉर फ्यू, काउंटेबल कुछ, और सेकेराइड स्टैंड फॉर शुगर यूनिट्स। तो ओलिगोसैकेराइड में फ्यू यूनिट्स हैं, काउंटेबल। ये फ्यू यूनिट्स कितने हैं? ये 2 to 10 यूनिट्स हैं। तो सिंपल सी बात हुई कि अगर आप इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो 2 to 10 यूनिट्स जो हैं, ओह ये तो 2 to 10 यूनिट्स उड़ गया है अच्छा, जब आप इसको हाइड्रोलाइज करेंगे ना तो 2 to 10 यूनिट्स इससे बन सकते हैं। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ये बना भी 2 to 10 यूनिट्स से होगा, डिफरेंट ओलिगोसैकेराइड की बात है। हम जो यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें सबसे कॉमन डाइसैकेराइड है। सबसे कॉमन इसमें क्या है? ओलिगोसैकेराइड की कॉमन एग्जांपल ये डाइसैकेराइड है। अब बच्चे ये एमसीक्यूज़ के लिए एक और रिच एरिया है, यहाँ से बॉन्डिंग पे एमसीक्यूज़ आ सकती है, वो भी देखेंगे। बट पहले मैं जनरली आपको ये बता दूं कि जब 2 यूनिट्स कंबाइन होते हैं, डाइसैकेराइड में हमारे पास 2 यूनिट्स होते हैं, और 2 यूनिट्स जब भी कंबाइन होते हैं तो इसके दरमियान बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और वो कोवेलेंट बॉन्ड को आपने कहना है ग्लाइकोसाइडिक। क्या कहना है? ग्लाइकोसाइडिक। लंबी कहानियों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने जो आपके बुक में 3 एग्जाम्पल्स हैं उसमें कुछ पॉइंट्स, स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट्स है, इसको आपने सीखना है। नंबर 1, आपके बुक में 3 एग्जाम्पल्स हैं। एक है हमारे पास स्टार्च। स्टार्च बना किस चीज़ से होगा? स्टार्च इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब इसमें ज़रूरी है कि आप इसको, इन पॉइंट्स को सीखें। ग्लूकोज इसका अल्फ़ा है और फ्रक्टोज बीटा है। अब जैसे ही मैं अल्फ़ा और बीटा का नाम लूँगा आपके जहन में आ जाएगा कि इसमें हाइड्रोक्सल ऑफ कार्बन 1 ये अपर साइड पे है और इसमें हाइड्रोक्सल ऑफ कार्बन 1 लोअर साइड पे। सिंपल है ना? तो अल्फ़ा बीटा जो हमारे पास कंबाइन होंगे, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इसमें बॉन्ड जब बनेगा तो ये होगा, इसके बॉन्ड को आपने कहना है, एमसीक्यूज यहाँ से आ सकता है, अल्फ़ा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक। क्या मतलब हुआ? अल्फ़ा 1,2 मतलब ये है कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज, इसमें से हमारे पास ग्लूकोज का कार्बन 1 यूज़ होगा और फ्रक्टोज का कार्बन 2 यूज़ होगा बॉन्ड बनाने में। ग्लूकोज का कार्बन 1 यूज़ होगा और फ्रक्टोज का कार्बन 2 यूज़ होगा, तो बॉन्ड का नाम बन जाएगा अल्फ़ा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अल्फ़ा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बच्चे एमसीक्यूज यही से आ जाता है कि कौन से हमारे पास स्टार्च जब बनेगा तो कौन सा बॉन्ड होता है। इस तरह सक्रोज जब बनेगा तो कौन सा बॉन्ड होगा?
माल्टोज जब बनेगा तो कौन सा बॉन्ड होगा, इस तरह गैलेक्टोज जब बनेगा, लैक्टोज जब बनेगा तो कौन सा बॉन्ड होगा। सेकंड वन हमारे पास है माल्टोज, इसको देख लेते हैं, कंपेयर भी करेंगे उससे। माल्टोज जब बनता है तो ये हमारे पास बनता है, जो इसमें यूनिट्स होते हैं वो दोनों यूनिट्स ग्लूकोज हैं। माल्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज यूनिट्स हैं, ये भी अल्फा है ये भी अल्फा है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ये होगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक। देखिए डिफरेंस देखें, इधर अल्फा और बीटा है, इसका कार्बन 1 यूज हो रहा है, इसका कार्बन 2 यूज हो रहा है, इधर इसका कार्बन 1 यूज हो रहा है, इसका कार्बन 4 यूज हो रहा है, तो ये हमारे पास अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक। बस ये जो है ये आपको पोजीशन बताता है कि कौन से नंबर का कार्बन ये यूज हो रहा है। थर्ड एग्जांपल हमारे पास लैक्टोज की है, लैक्टोज। तो लैक्टोज किस चीज़ से बना है, लैक्टोज बेटा बना है हमारे पास गैलेक्टोज से प्लस ग्लूकोज से। अब इसका गैलेक्टोज अल्फा है, गैलेक्टोज क्या है, अल्फा है, और ग्लूकोज इसका बीटा है, तो जो बॉन्ड इधर आपके पास बनेगा वो होगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक। शाबाश, फर्क करें, देखें माल्टोज और लैक्टोज इसके दोनों यूनिट्स अल्डिहाइड है, तो इसमें बॉन्ड 1,4 ही है, कॉमन क्या है 1,4, बट इधर अल्फा 1,4 इधर बीटा 1,4, सिर्फ ये फर्क है। उधर एक यूनिट चूंकि कीटोनिक है तो इधर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 1,2 है, क्या है 1,2 है, फ्रक्टोज का कार्बन 2 इसमें यूज होगा। सो दिस सक्रोज इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट यूनिट, maltose is made up of 2 similar units and lactose is made up of 2 different aldehydes। ये भी अल्डिहाइड है ये भी, बट दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है वो सेम है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से सेम है, बट स्ट्रक्चर के लिहाज से ये क्या है, ये डिफरेंट है। और इसमें फ़र्क ये है कि जो कार्बन 4 है ग्लूकोज का, वो अगर मिरर इमेज उसका हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल अपोजिट कर दें तो इससे गैलेक्टोज बन जाता है। क्लियर है ये कंसेप्ट। सो ये हमारे पास डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड की प्रॉपर्टीज़ और मोनोसेकेराइड की प्रॉपर्टीज़ में एक ही फ़र्क है कि ये मोनोसेकेराइड डिज़ोल्व हो जाता है और हाइड्रोलाइज नहीं होता। डाइसेकेराइड डिज़ोल्व भी हो सकता है, हाइड्रोलाइज भी हो जाता है, क्योंकि पहले हाइड्रोलाइज होगा, यूनिट्स में कन्वर्ट होगा 2 यूनिट्स में, उसके बाद क्या बन जाएगा, उसके बाद ये डिज़ोल्व हो जाएगा किस चीज़ में, ये डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में। क्लियर। ओके जनाब, द लास्ट क्लास और द थर्ड क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारे पास क्या है, इसको कहा जाता है पॉलीसेकेराइड। क्या है, पॉलीसेकेराइड। कुछ एमसीक्यूज के पॉइंट्स आपके कोर्स में हैं, इनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। एज द नेम इंडिकेट, पॉलीसेकेराइड इज मेड अप ऑफ मैनी यूनिट्स, थाउजेंड्स तक हो सकते हैं कि मैनी यूनिट्स से बना होता है। अब तवज्जो रखें मेरी तरफ। पॉलीसेकेराइड 2 तरह के हैं, एक को कहा जाता है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड और दूसरे को कहा जाता है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। जो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है वो हमारे पास आपके बुक में 2 एग्जाम्पल हैं। एक है सेलुलोज, ऑलरेडी आप जानते हैं प्लांट पॉलीसेकेराइड है जिससे सेल वॉल बनता है। एक है काइटिन, तो इसके लिए याद कर ले, पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि हमारे पास एक्सियल स्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में है और फंगल सेल वॉल जो है वो इस काइटिन से बना है। अगर आप स्टोरेज पॉलीसेकेराइड की बात करें तो एक इसमें है ग्लाइकोजन, एक हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर, एक्सटेंसिवली ब्रांच स्ट्रक्चर, और एक है हमारे पास स्टार्च। अब स्टार्च जो है ये प्लांट पॉलीसेकेराइड है स्टोरेज। जब स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ये फ्यूचर यूज़ के लिए होता है और स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड ये बिल्डिंग मटेरियल होता है। ठीक है। अगर आप इस स्टार्च को खोल के देखें, ये 2 यूनिट से बना है। एक इसमें है एमाइलोज और दूसरा इसमें है एमाइलोपेक्टिन। 2 यूनिट्स हैं, एमाइलोज है और दूसरा क्या है, ये एमाइलोपेक्टिन है। ये 2 यूनिट्स। इधर आपने एक पॉइंट नोट करना है,
बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, जो हमारे पास एमाइलोज है स्टार्च का, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन जो है, तो एमाइलोज इसका अनब्रांच यूनिट है। एमाइलोज क्या है? अनब्रांच यूनिट है इसका। और एमाइलोपेक्टिन क्या है? ये हमारे पास ब्रांच यूनिट है। अब एमसीक्यू में इसके बॉन्डिंग अगर आपसे पूछ लें तो एमाइलोज जब भी बनता है तो वो ग्लूकोज जब अटैच होता है तो उसमें ब्रांचिंग बॉन्डिंग ये होगी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक अनब्रांच। स्ट्रेट चेन जब भी आता है तो 1,4 होगा, पर शर्त यह कि ग्लूकोज यूनिट हो। अगर फ्रक्टोज साथ में आया तो फिर उसका कार्बन नंबर 2 यूज होगा। एमाइलोज चूंकि ब्रांच बनाता है तो इसमें जो बॉन्ड है वो होगा अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक। क्या होता है? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बनाएगा। और इसका रीज़न ये है क्योंकि ये क्या होता है, ब्रांच बनाता है। तो वो जो ब्रांच निकल रहा है उसका कार्बन 6 हमारे पास क्या होगा, ये यूज़ होगा। अब इन दोनों की अगर आप सॉल्युबिलिटी देखते हैं ना तो दोनों को डिफरेंशिएट करना है आपने। दोनों में सॉल्युबिलिटी जो है ये इसकी क्या है, ये चेंज है। जो एमाइलोज है, एमाइलोज ये सॉल्युबल होगा हॉट वाटर में। एमाइलोज ये एमसीक्यू नोट कर लें, ये होगा सॉल्युबल इन हॉट वाटर। और जो एमाइलोपेक्टिन है ये इनसॉल्युबल है, चाहे वाटर आपके पास हॉट हो या कोल्ड वाटर हो। ये क्या है? इनसॉल्युबल है। और अगर आप इसको वो करें, स्टेन करें, तो स्टार्च जो है ये ब्लू कलर देगा आयोडीन के साथ। आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है, ये पंजाब टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट लिखा हुआ है। क्लियर है? पॉलीसेकेराइड की प्रॉपर्टीज़ कंप्लीटली मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड से चेंज होगी। वो सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है। वो मोनोहाइड्रोलाइज नहीं होता, ओलिगो हाइड्रोलाइज हो सकता है, ये भी हाइड्रोलाइज, इसके कुछ यूनिट्स जो हैं ये हो सकते हैं। ठीक है? इस तरह पॉलीसेकेराइड आप देखें तो ये स्ट्रक्चर भी बनाता है, ये स्टोरेज भी कर स्टोरेज मॉलिक्यूल भी है, फ्यूचर यूज़ के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है? एक वैल्यूज़ कुछ आप याद कर लें, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। 100 ml ब्लड के लिए 100 से लेकर 120 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज, ये क्या है? ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। और एक पॉइंट केपीके की बुक में कि 27% शुगर्स ये ग्रेप्स के अंदर ये मौजूद होते हैं। इन पॉइंट्स को भी साथ में जहन नशीन कर ले, जहन में रख लें, हो सकता है कहीं एमसीक्यू में ये पॉइंट्स भी आ जाए। क्लियर हो गया कंसेप्ट? दिस इज़ ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, जितने भी पॉइंट्स हैं सारे A to Z हमने डिस्कस कर लिए हैं फेडरल केपी पंजाब के। उम्मीद है कोई पॉइंट्स नहीं रह गया होगा। फिर भी कोशिश करें अपने टेक्स्ट बुक्स को साथ साथ आप रीड कर लें ताकि कोई मसला आपको बाद में ना हो। इसी तरह डिटेल से जाएंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू talk about proteins, the unit of protein, amino acid, the classes of protein, the classes of amino acids, different properties, bondings, etc. and etc. Thank you so much for joining us for NMDK preparation. मिलते हैं एक और लेक्चर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।